हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीएमआई बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स में। पीएमआई पर बेस्ड क्वेश्चन देखिए कैसे होते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ a इक्वल्स टू 1101 देन प्रूव दैट a की पावर n इक्वल्स टू 1 and 01 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी मैट्रिक्स A दिया हुआ है और a की पावर n जो है वो हमको प्रूव करना है। अब देखिए पावर इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि पीएमआई से प्रूव करो, लेकिन पावर एन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ये बिना पीएमआई के प्रूव नहीं हो सकता, चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो। तो पीएमआई से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं? सबसे पहले जो प्रूव करना होता है उसको हम पीएन मान लेते हैं। पीएन एक वेरिएबल स्टेटमेंट पीएन सच दैट, ये सिंबल है सच दैट का, ए की पावर एन इक्वल्स टू 1 and 01। जो प्रूव करना है उसको मैंने pn मान लिया। pn मतलब एक वेरिएबल स्टेटमेंट जो कि एंड में गिवन है। अब सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि क्या n इक्वल्स टू 1 के लिए ये सही है। भाई जो आपको प्रूव करना है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए सही प्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि ये 1 के लिए सही है या नहीं। तो n की जगह 1 रख देते हैं। तो P1 सच दैट क्या हो जाएगा, a की पावर 1 इक्वल्स टू 1, n की जगह पर 1 0 1। तो देखिए P1 ये आया, क्या ये बात सही है? a इक्वल्स टू ये सही है, बिल्कुल सही है क्योंकि ये हमें गिवन है। इसका मतलब P1 इज ट्रू, मतलब ये स्टेटमेंट n इक्वल्स टू 1 के लिए तो सही है। अगला स्टेप होता है पीएमआई का, लेट pk बी ट्रू। हम ये मान लेते हैं कि ये स्टेटमेंट k के लिए भी सही है। क्या मान लेते हैं हम? k के लिए सही है, मतलब a की पावर k इक्वल्स टू 1k01, ये हमने मान लिया और इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब यूजिंग दिस हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी सही है या नहीं। यही प्रोसीजर होता है पीएमआई से क्वेश्चंस को प्रूव करने का। तो नाउ हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि pk+1 बी ट्रू। हमें प्रूव करना है कि pk+1 ट्रू है, मतलब हमें प्रूव क्या करना है, a की पावर k+1 इक्वल्स टू 1k+1 0 1। भाई k की जगह k+1 रख दिया, ये मुझे प्रूव करना है और ये मुझे गिवन है। तो कैसे प्रूव करूंगा? नाउ मुझे a की पावर k+1 चाहिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं a की पावर k इंटू a। a की पावर k की वैल्यू ये रही 1 से, वैल्यूज पुट कर दीजिए 1k01। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? a से, 1101 मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है, 1 इंटू 1 1, यह आएगा 1, 1 इंटू 1 1 प्लस k यानी k+1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। तो ये आया आपका a की पावर k+1 और यही प्रूव करना था। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि pk+1 इज ट्रू, यानी ये स्टेटमेंट k+1 के लिए भी सही है। इतना प्रूव होने के बाद हम लिख सकते हैं क्लियरली pn is true for every natural number n। यानी ये जो वेरिएबल स्टेटमेंट है ये हर एक नेचुरल नंबर के लिए भी सही होगा। तो ये प्रोसीजर होता है पीएमआई से क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ऊपर, पीएमआई के ऊपर। क्वेश्चन है, इफ a equals to 111 011 001 यूजिंग पीएमआई प्रूव दैट a की पावर n इक्वल्स टू दिस। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा, कोई चेंज नहीं है। सबसे पहले एक वेरिएबल स्टेटमेंट pn, लेट pn सच दैट, जो प्रूव करना है उसको a की पावर n इक्वल्स टू 1 n इंटू n+1 अपॉन 2 0 1 n 0 0 1, ये हो गया आपका pn।
सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे, n की जगह पर 1 रख देते हैं, तो P1 आएगा 1, n की जगह पर 1, n की जगह पर 1 रखिए, 1 इंटू 2/2, तो 1 आएगा, 1 और 1। देखिए ये आपका P1 है जो कि ट्रू है क्योंकि a हमको यही गिवन है, इसका मतलब P1 तो क्या हो गया, ट्रू हो गया, P1 सही है। अब क्या मान लेते हैं, Pk जो है वो ट्रू है, मतलब a की पावर k इक्वल्स टू क्या है, 1k, k प्लस 1/2, 0 1 k 0 0 1, ये हमने मान लिया। नाउ हमें क्या प्रूव करना है कि pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है, pk प्लस 1 भी ट्रू है, मतलब क्या प्रूव करना है, a की पावर k प्लस 1 इक्वल्स टू 1 k प्लस 1 0 1 0 0, k की जगह पर k प्लस 1, तो k प्लस 1 k प्लस 2/2 k प्लस 1 और 1, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, इतना हमको प्रूव करना है, तो यहां तक नोट करें, फिर मुझे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये हमको प्रूव करना है और a की पावर k ये गिवन है। क्लियर, तो अब हम क्या करेंगे, P1 हो गया। नाउ हम कैलकुलेट करेंगे a की पावर k प्लस 1, जो होता है a की पावर k इंटू a की पावर k ये रहा 1 से, ये 1 थी, तो 1 k प्लस 1/2 0 1 k 0 0 1, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे a को, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें आंसर लाना है ये। क्लियर है, तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आता है। दिस इंटू दिस 1 0 0 यानी 1, फिर 1 प्लस k प्लस 0, फिर 1 प्लस k प्लस दिस, मतलब देखिए 1 प्लस k, ठीक है, 1 प्लस k प्लस दिस इंटू दिस, k प्लस 1/2, 0 0 0 0 1 0 1, नेक्स्ट 0 1 प्लस k, 1 प्लस k, क्लियर, 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये आया। ठीक है, अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखिए ये हो गया 1 0 0, ये k प्लस 1 1 0, और इन दोनों को ऐड करने के लिए k प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए मैं यहाँ पर रफ में कर लेता हूँ इसको, k प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ बचेगा k/2, k प्लस 2/2, यानी कि ये आ गया आपके पास k प्लस 1 k प्लस 2/2, ये हो गया k प्लस 1, ये हो गया 1। इसका मतलब pk प्लस 1 भी क्या है, ट्रू है, यही लाना था हमको। तो इससे प्रूव हो जाता है क्लियरली Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर, इस तरीके से PMI बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। देखिए PMI के बाद अब हम इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार। द कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स। फिजिक्स की 10 डजन बुक्स है,
8 dozen of chemistry books and 5 dozen mathematics books. Their selling prices are, उनके selling prices हैं 8 rupees, 3 rupees and 4 rupees respectively per book. ठीक है, 5 total amount the store will receive for selling all the books. वैसे तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिक्स यूज करते हुए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहां पर हम, मुझे बताइए, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स कितने हैं आपके पास? 8 डजन का मतलब है 96, ठीक है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितने हैं आपके पास? 5 डजन का मतलब हो गया 60 बुक्स है। और नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितने डजन है? सॉरी, 10 डजन, पर्टिकुलर स्कूल है 10 डजन ऑफ फिजिक्स। 10 डजन फिजिक्स थी तो 120, 8 डजन केमिस्ट्री थी तो 96 और 5 डजन मैथमेटिक्स थी तो 60 बुक्स हो गई। इनका एक मैट्रिक्स बना लीजिए, रो मैट्रिक्स, 120, 96 और 60। ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। एक मैट्रिक्स तो ये बन गया। दूसरा मैट्रिक्स आप बनाइए इनकी सेलिंग प्राइसेस का। सेलिंग प्राइस 8 रुपीज, 3 रुपीज एंड 4 रुपीज, लेकिन वो कॉलम में बनाइए। कॉलम में क्यों बनाया अभी पता लग जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको अगर टोटल अमाउंट निकालना है तो आपको 120 जो था, इस 120 को इसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना है। तो रो बाई कॉलम होता है ना, तो इनको रो में ले लिया और इसको कॉलम में। अब आप देखो, जब मैं a इंटू बी करूंगा, 120, ये आपका फिजिक्स का प्राइस था, ये केमिस्ट्री का और ये मैथ्स का। 120, 96 और 60, इसको मल्टीप्लाई करना है 8, 3 और 4 से। तो आप ध्यान से देखिए, जब रो बाई कॉलम करोगे तो ये रो और ये कॉलम एक एक ही है, तो एक एलिमेंट आएगा। 120 हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई, यही तो हम चाहते हैं, प्लस 96 इंटू 3, यही हम चाहते हैं, और दिस इंटू दिस। तो टोटल प्राइस आ जाएगी इस मैट्रिक्स से। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 120 इंटू 8, सॉरी, एक ही एलिमेंट आएगा, 120 इंटू 8 प्लस 96 इंटू 3 प्लस 60 इंटू 4। तो ये हो गया 960 प्लस 198 ना, 3 6 18, 8 27 और 28 प्लस ये, इनको ऐड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा टोटल अमाउंट जो भी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड प्रॉब्लम्स इसके सॉल्व होते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और वो टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है देखते हैं इसमें। देखिए, ट्रांसपोज का मतलब होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने को क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज बोलते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है, Aij m बाई n ऑर्डर का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैट्रिक्स का, तो A का ट्रांसपोज, जिसको हम ऐसे लिखते हैं A ट्रांसपोज, या A डैश भी लिख सकते हैं आप, तो वो पता क्या होगा? वो होगा Aj और वो हो जाएगा n बाई m ऑर्डर का। मतलब रो को कॉलम्स में चेंज कर दो और कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैट्रिक्स A है आपका 1 2 3 2 -3 4, ये एक मैट्रिक्स है 2 बाई 3 ऑर्डर का, तो इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगा
तो ये जो रो 1 है ये कॉलम 1 हो जाएगी और रो 2 जो है वो कॉलम 2 हो जाएगी। तो ये एक नया मैट्रिक्स बन गया 3/2 और इसी को इस मैट्रिक्स का क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर, नोट कर सकते हैं इसको। अब इस ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हमें पढ़ना है क्योंकि वो आगे हमारे काम आएगी। क्या पढ़ते हैं हम, टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज किया फिर उसका वापस ट्रांसपोज कर दिया तो आपको वही मैट्रिक्स वापस मिल जाएगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, उनको ऐड किया, पहले ऐड करने के बाद ट्रांसपोज किया या पहले ट्रांसपोज किया दोनों का और फिर ऐड कर दिया, बात एक ही होती है। यानी ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, माइनस में भी ये सेम टू सेम होता है। थर्ड, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया और फिर ट्रांसपोज किया तो ये नॉट इक्वल होता है ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज के। ये नहीं होता, ये गलत है। जबकि ये इक्वल किसके होता है, इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ऑर्डर चेंज होता है, ये ध्यान रखना। ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज होता है। सिमिलरली अगर आप तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तीन मैट्रिक्स का, तो ये होगा सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर, इस बात का ध्यान रखना। ये ए टी बी टी सी टी नहीं होता है, सी टी बी टी ए टी होता है। ऐसे ये जरूरी नहीं है प्लस में दो ही हो, 2 3 4 5 कितने भी हो, होल ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें और फिर ट्रांसपोज लें, या कांस्टेंट बाद में मल्टीप्लाई कर देना, पहले ट्रांसपोज ले लो, बात एक ही है। क्लियर, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, किसी मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई पावर लगा दी फिर उसका ट्रांसपोज किया, या पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर पावर लगा दो, बात एक ही है। तो ये जो है ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको देख सकते हैं। अब ट्रांसपोज के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, लेट a इक्वल्स टू 2 - 3 - 7 5, b इक्वल्स टू 1 0 2 - 4। तो वेरीफाई दैट, तो आपको वेरीफाई करना है एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये आपको वेरीफाई करना है इसमें। क्लियर, कर लेते सब। सबसे पहले a इंटू बी कर लेता हूं, a इंटू बी कर लेते हैं। 2 - 3 - 7 इंटू 5, 1 0 2 - 4 कर लेते हैं मल्टीप्लाई। करिए, 2 1 जा 2 -6 -4 0 + 12 -7 + 10 0 - 20। ये तो हुआ ए बी। अब इस ए बी का कर दीजिए आप ट्रांसपोज, तो -4 12, ये रो जो थी वो कॉलम हो गई, 3 - 20। ये तो आपका एलएचएस आ गया। आरएचएस में आपको बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज करना है, तो बी का ट्रांसपोज करो, पहले इसका ट्रांसपोज करो, 1 0 2 -4 रो कॉलम में, कॉलम रो में, 2 -3 -7 5 मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है
2 माइनस 6 माइनस 7 प्लस 10 0 12 0 माइनस 20, बताइए बराबर है कि नहीं है? तो क्लियरली ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? वेरीफाइड। ठीक है, नोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड अल्फा बिलोंग्स टू 0, पाई बाई 2 if a into a dash बराबर I, where a equals to sin alpha cos alpha sin alpha। क्लियर? आपको ये प्रूव करना, सॉरी अल्फा फाइंड आउट करना है अगर a इंटू ए ट्रांसपोज I के इक्वल दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आप a इंटू ए ट्रांसपोज करिए, ये आ रहा है आपके साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये तो हो गया a, और इसका ट्रांसपोज हो गया साइन अल्फा कॉस, ये तो रो गई फर्स्ट, कॉस अल्फा साइन अल्फा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, जिसको मैं लिख सकता हूं साइन 2 अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, वही 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, जो फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा का, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा अगेन 1। नाउ इसको आपको इक्वल पुट करना है I के, और I क्या होता है 1 0 0 1। तो देखिए कंपेयर कर लेते हैं, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। तो एक बात निकल करके सामने आती है कि साइन 2 अल्फा बराबर 0, साइन 2 अल्फा 0 यानी साइन थीटा 0। साइन थीटा 0 कब होता है? 0 पर होता है और पाई पर होता है, यानी 2 अल्फा जो है वो या तो 0 हो सकता है या पाई हो सकता है, 2 पाई भी हो सकता है, लेकिन हमें 0 से पाई बाई 2 में ढूंढना है अल्फा, तो 2 अल्फा 0 से पाई में हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। अल्फा बराबर आ जाएगा 0 और पाई बाई 2, यही आपके आंसर है, क्योंकि अल्फा आपको 0 से पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में ही ढूंढना था, तो आपका आंसर आ गया 0 और पाई बाई 2। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? अब ट्रांसपोज से रिलेटेड एक टॉपिक और है जो हम डिस्कस करना चाहते हैं, जो ट्रांसपोज से ही रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है? देखिए क्या टॉपिक है वो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं इसके बारे में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? देखिए इसका डेफिनेशन है ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज said to be symmetric, said to be symmetric if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो तो हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलेंगे। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल हो सकता है किसी किसी में, क्योंकि 2/3 या 3/2 में तो ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते, है ना। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि Aij इक्वल हो Aj के फॉर एवरी I एंड J, ये भी बोला जा सकता है, क्योंकि A ट्रांसपोज में Aij किसके इक्वल होता है? Aj के। तो अब इसका मैं एक एग्जांपल लेते हैं सिमेट्रिक का, ठीक है। इसका एग्जांपल बनाना भी बहुत आसान है, याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक।
कैसे, देखो 3/3 का बनाता हूं, आप लिख दीजिए 1 2 3, यहां 1 2 3 लिख दिया तो यहां भी 1 2 3 लिख दो, यहां लिख दो आप 4 5, क्या लिखा 4 5, ये 2 4 5 हो गया तो ये भी 2 4 5 हो गया, और ये लास्ट एलिमेंट आप कुछ भी लिख दीजिए। ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप चाहो तो इसका ट्रांसपोज करके देख लो, 1 2 3 फर्स्ट रो में है तो देखो मैं इसका ट्रांसपोज कर, रो है ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, देखो बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल बराबर है, इसलिए ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोबारा बताता हूं मैं एग्जांपल कैसे बनाते हैं, देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट कुछ भी ले लो, ए बी सी, अब जो रो में लिया है वही फर्स्ट कॉलम है ए बी सी, ठीक है, इनको ले लो आप डी ई, तो डी ई, और ये लास्ट वाला कुछ भी ले, ठीक है, तो ये सब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल है, यू कैन नोट दिस। इसके बाद एक और टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है ये, पढ़ लेते हैं इसको ध्यान से, ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस है, यानी ट्रांसपोज करने पर जो नया मैट्रिक्स आए वो पहले वाले का नेगेटिव हो, यानी ए आई जे इक्वल हो माइनस ए जे आई के, ठीक है, क्लियर है ये। अब इसका एग्जांपल पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन बहुत जरूरी है, वो क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, वो क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए skew symmetric matrix are all zero। आपको प्रूव करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होंगे, ये प्रूव करना है। देखो मैं कैसे प्रूव करूंगा, देखिए फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, यानी ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि A12 जो है वो माइनस A21 के इक्वल होना चाहिए, A23 जो है माइनस A32 के बराबर होना चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स में तो i बराबर j होता है, यानी कि ए आई आई इक्वल होना चाहिए माइनस ए आई आई के, यानी ट्वाइस ऑफ ए आई आई क्या होना चाहिए, जीरो, यानी ए आई आई क्या होना चाहिए, जीरो। ए आई आई जीरो मतलब डायगोनल एलिमेंट जीरो, क्योंकि ए आई आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल एलिमेंट को। देखिए अगर डायगोनल एलिमेंट जीरो ही नहीं होगा तो फिर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। क्यों भाई, जैसे 1 2 3 है तो आप स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करोगे, ये 1 2 3 है तो ये 1 -2 -3 नहीं होना चाहिए क्या भाई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है ये 2 जो है, ये अगर यहां 2 है तो यहां -2 होना जरूरी है अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो। क्यों, क्योंकि ये A12 है तो वो -A21 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये जो A11 है, ये जो A11 है ये -A11 के बराबर होना चाहिए, और ऐसा कब पॉसिबल है, जब A11 0 हो, ठीक है। तो ये है इसमें कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। अब ये पढ़ने के बाद मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल बताता हूं, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल होता है, क्योंकि 0 -0 का इक्वल होता है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स का 0 होना जरूरी है। देखो अब इसका एग्जांपल बना लेते हैं। देखो यहां डायगोनल एलिमेंट 0 है ना, 0 1 2। अब ये 0 1 2 लिए तो ये -1 और -2 लेने पड़ेंगे, तभी तो A12 -A21 के बराबर होगा, A13 -A31 के बराबर होगा, और A11 -A11 के बराबर होगा। ये 0 तभी तो हुआ, नहीं तो मान लो यहाँ 2 होता तो 2 -2 के बराबर थोड़ा ना हो सकता है, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट तो आपको 0 लेना है, ठीक। यहां आप कुछ भी ले लीजिए अपनी मर्जी से, 3, यहां 3 ले लिया तो यहां -3 लेना पड़ेगा,
क्योंकि A23 माइनस A32 और ये आपको 0 लेना पड़ेगा। यह आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप चाहें तो इसका ट्रांसपोज कर लीजिए 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए पूरे मैट्रिक्स में से। माइनस कॉमन लेते हैं, देखो यहां तो हो गया माइनस, ये गया, ये गया, यहां माइनस लग जाएगा, ये गया, यहां माइनस लग जाएगा। देखो ये और ये बराबर है कि नहीं है, तो A ट्रांसपोज माइनस A के इक्वल है। क्लियर। एक और एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। देखो डायगोनल एलिमेंट तो 0 लेना, 0 A B, तो ये -A -B, ये डायगोनल एलिमेंट 0 लेना पड़ेगा। ये C तो -C और ये 0। ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अब हम लोग इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, वो हम अगली क्लास में करेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आना। ठीक है, थैंक यू।